देखिए बेटा, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बता देता हूँ बेटा, ये जो वीडियो हम लेके आए हैं विशेषता 10th क्लास के लिए, समझ में आ गया। और 10th क्लास में भी पता होगा बेटा ऑलरेडी आपको, है ना, कि 10th क्लास में जो है हम ऑलरेडी टॉपिक लेके चले हुए हैं, समझ में आ गया। कि हमारे यार बेटा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, समझ में आ गया। ज्योग्राफी वाले पार्ट में पार्ट का नाम पहला आपका चला हुआ था, है ना, संसाधन एवं विकास, समझ में आ गया। ये चैप्टर जो है हमारा ऑलरेडी चला हुआ था, समझ में आ गया बेटा। तो आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कहाँ तक मैंने आपको करा दिया था ना, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप सभी प्यारे बच्चे नोटिस करना प्रश्न, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है ना। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि पूर्वी तट के, समझ में आ गया, पूर्वी तट के जो क्या है बेटा नदी डेल्टाई भाग हैं, इन डेल्टाई भागों पर बेटा किस प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है। और इस मृदा की, है ना, क्या बतलाइए, इस मृदा की बराबर कोई तीन क्या बतलाइए विशेषताएं बतलाइए, है ना। देखिए बेटा, आप सभी का ध्यान जो है मैं ब्लैक बोर्ड पर चाहूँगा, समझ में आ गया। ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि मैंने बेटा आपको ऑलरेडी प्रश्न करा दिया है ना, कि भारत में यार बेटा मृदाओं का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। मृदाओं का क्या स्पष्ट कीजिए, मृदाओं का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। बोलो कराया कि नहीं कराया, समझ में आ गया। तो भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को, समझ में आ गया, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को मुख्यतः अपन ने कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में। कितने भागों में, 6 भागों में, समझ में आ गया। 6 के नाम में दोबारा रिपीट कर दो बेटा। एक तो होता है अपना कांप मृदा, समझ में आ गया, कांप मृदा या जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी मृदा निकालते हैं तो आ जाती है काली मृदा, ठीक है। उसके बाद में तीसरी मृदा निकालेंगे तो आ जाती है लाल मृदा। कौन सी जाती है, लाल और पीली मृदा, आ गया। उसके बाद चौथी मृदा निकालते हैं तो आ जाती है लेटेराइट मृदा, समझ में आ गया। और 5वीं मृदा निकालते हैं तो आ जाती है बेटा आपकी मरुस्थलीय मृदा, या इसी को कहा जाता है बलुई मृदा। क्लियर, ठीक है। और बची बेटा हमारे पास में कौन सी, 6वीं मृदा, जिसको कहा जाता है वन मृदा, या इसी को कहा जाता है पर्वतीय मृदा। लेकिन ध्यान चाहूंगा बेटा, है ना, प्रश्न क्या कह रहा है ना, कि पूर्वी तट की जो नदियों के जो क्या है बेटा डेल्टा है, समझ में आ गया। तो पूर्वी तट ये रहा हमारा, इधर, है ना, मैप में देखना, ये जो है बेटा इधर देखना, ये हमारा है बेटा कौन सा तट, पूर्वी तट, समझ में आ गया। और पूर्वी तट पर मैंने आपको बताया था, है ना, कि पूर्वी तटीय मैदान जो होते हैं विशेषकर यहाँ याद रखना बेटा, जिस मृदा का जमाव पाया जाता है उस मृदा का नाम निकलेगा बेटा जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, इस मृदा का नाम निकलेगा। और इसी जलोढ़ मृदा को याद रखना बेटा क्या भी कहा जाता है, कांप मृदा भी कहा जाता है, समझ में आ गया। इसी जलोढ़ मृदा को क्या भी कहा जाता है, कांप मृदा भी कहा जाता है। तो विशेषकर मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में, है ना, उत्तर के विशाल मैदान, समझ में आ गया। भारत में कहाँ पे बेटा, भारत में विशेषकर उत्तर के विशाल मैदान, समझ में आ गया। विशेषता बात करूँ तो बेटा सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यार रखना बेटा जो बहाकर लाए हुए क्या होते हैं, निक्षेप होते हैं। इन निक्षेपों के यार रखना बेटा काई होने से, जमाव होने से, समझ में आ गया, कांप मृदा का या कहूँ तो बेटा जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। पता रखा मैंने आपको पहले ऑलरेडी, है ना। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि विशेषकर याद रखना बेटा जो भारत के कौन से तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय मैदान हैं, समझ में आ गया। और पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर, है ना, मैंने आपको नदियों के नाम बताए थे कौन कौन से। जैसे नदी है बेटा महानदी, कौन सी है, महानदी। जैसे है बेटा गोदावरी, कौन सी है, गोदावरी। जैसे है बेटा कृष्णा, कौन सी है, कृष्णा। जैसे है कावेरी, कौन सी है, कावेरी। ये नदियां हैं, 4 नदियां मान लेना आप, समझ में आ गया। तो 4 नदियां कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के डेल्टाई भाग भी याद रखना बेटा कौन सी मृदा के द्वारा बने हुए हैं, याद रखना बेटा कांप मृदा, या कहूं तो याद रखना बेटा कौन सी मृदा के द्वारा बने हुए हैं, निकाल देना आंसर, जलोढ़ मृदा के द्वारा बने हुए हैं, समझ में आ गया। तो आपने जो प्रश्न उठाया था क्या, कि पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा हैं, समझ में आ गया, पूर्वी तट के, समझ में आ गया, जो नदियों के डेल्टाई भाग हैं, इन पर किस मृदा, कहें तो बेटा कौन सी मृदा का जमाव पाया जाता है, या कहें तो कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। आगे देखना बेटा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और जो भी मृदा आप निकालोगे, समझ में आ गया, उस मृदा की हमें कितनी विशेषताएं लिखनी है, 3 विशेषताएं लिखनी है, समझ में आ गया। तो आंसर बनाइए आप, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि पूर्वी तट, कौन सा तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट की लिखना बेटा नदियों की, पूर्वी तट की नदियों की याद रखना कौन से भागों में, डेल्टाई भागों में। कौन से भागों में, डेल्टाई भागों में जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़, या मैं लिख रहा हूं बेटा इसी का दूसरा नाम है कांप मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा का लिख देना बेटा क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, ठीक है। तो यहां याद रखना आंसर आ गया हमारा कि पूर्वी तट
कि जो आपके नदियों के डेल्टाई भाग हैं इन पर याद रखना बेटा कौन सी मृदा का जमा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा का जो है जमा पाया जाता है। समझ में आ गया, जलोढ़ या कांप मृदा का जमा पाया जाता है। और इसी जलोढ़ मृदा की हमें अब आगे याद रखना बेटा, क्योंकि प्रश्न में कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है ना, कि पूर्वी तट के जो नदियों के डेल्टाई भाग हैं वहां जो भी मृदा निकल के आएगी उसकी हमें कितनी विशेषताएं निकालनी है, 3 विशेषताएं निकालनी है। तो निकालना बेटा ना कि जलोढ़ मृदा या कांप मृदा की अब हमें क्या निकालनी है, 3 विशेषताएं निकालनी है। क्या निकालनी है, 3 विशेषताएं निकालनी है। समझ में आ गया। तो पहली लिखना बेटा विशेषताओं में, किसमें भाई, विशेषताओं में, है ना। अपनी कॉपी जो आपने फेयर कॉपी बना रखी है, नोटबुक बना रखा है, समझ में आ गया, उसमें ये प्रश्न उठा करके आप भी ऐड कर देना। समझ में आ गया। और आंसर मैं आपको बाकायदा लिख के यहाँ चल रहा हूँ, समझ में आ गया। तो आंसर को भी आप लोग जो है अपनी फेयर कॉपी के अंदर बेटा, है ना, ऐड कर लेना, कोई दिक्कत बेटा, है ना। जहां से हमने छोड़ा वहीं से आगे चल रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो जलोढ़ मृदा की पहली विशेषता, हालांकि मैंने आपको ये प्रश्न करा दिया है ना, काय के अंदर करा दिया है, ध्यान कीजिएगा यहाँ, है ना। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ाया था, समझ में आ गया। उसी समय जो है मैंने बेटा इस प्रश्न का आंसर भी आपको करा दिया है। बात समझ में आ गई, कौन सा, कि कांप मृदा या जलोढ़ मृदा की क्या बतलाइए, विशेषताएं बतलाइए, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ दोबारा से यहाँ इस मृदा की जो है विशेषताएं लिख रहा हूँ। लिखना बेटा, यह मृदा अपने आप में अत्यंत लिख देना उपजाऊ मृदा होती है। कैसी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है, पहली विशेषता, ठीक है। दूसरी विशेषता लिखना बेटा, कांप मृदा में, कौन सी मृदा में, कांप मृदा में लिख देना बेटा पोटास। कौन कौन से तत्व हैं, पोटास, पोटास के अलावा है बेटा फास्फोरस। कौन सा है, फास्फोरस। वह लिख देना बेटा चूना तत्वों की अधिकता पाई जाती है। समझ में आ गया, चूना तत्वों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। ये इस मृदा की हो जाती है अगली विशेषता। समझ में आ गया। अच्छा, तीसरी विशेषता निकालते हैं कांप मृदा की, है ना। और कांप मृदा की तीसरी विशेषता क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, आप सभी का ध्यान चाहूंगा बेटा ब्लैक बोर्ड पे, है ना। तो तीसरी विशेषता क्या बनेगी, लिख देना बेटा, यह मृदा निकालना। नदियों के नाम कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा सतलज, कौन सा है, सतलज। एक है बेटा गंगा डैश, आगे निकालना नदी का नाम लिखना ब्रह्मपुत्र। कौन सी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए, लिख देना बेटा कैसे, निक्षेपों से लिख देना मृदा का, निक्षेपों से मृदा का बराबर क्या होता है, लिख देना बेटा निर्माण होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर हमारा हो गया। दोबारा से देखिए बेटा ना, कि पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है एवं उस मृदा की 3 क्या निकालनी, हमें विशेषताएं निकालनी हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। पहली बात है ना कि पूर्वी तट जो है, भारत के जो पूर्वी तट हैं, समझ में आ गया। और पूर्वी तट के जो नदियों के डेल्टाई भाग हैं, इस डेल्टाई भाग में रखना बेटा कौन सी मृदा, मैंने आपको बार बार कह दिया बेटा, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा का क्या पाया जाता है, जमा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसी जलोढ़ मृदा की हमें 3 क्या निकालनी है, विशेषताएं निकालनी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा किसको माना गया है, कांप मृदा को माना गया। ये हो गई इसकी पहली विशेषता, क्लियर। दूसरी विशेषता कांप मृदा की या जलोढ़ मृदा की, समझ में आ गया कि इस मृदा में चूना के तत्वों की, समझ में आ गया, पोटास की और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तीसरी विशेषता इसी मृदा की, समझ में आ गया, क्या लिखनी है कि तीसरी विशेषता बराबर, यानी कि जो कांप मृदा होती है या जलोढ़ मृदा होती है, इस मृदा का निर्माण रखना बेटा कौन कौन सी नदियां, एक तो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए हुई किनके द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़कों या कहूं तो बेटा निक्षेपों से। समझ आ गया, निक्षेपों से इस मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपके इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ना, जैसा मैंने आपको उतारा है ऐसा के ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम। समझ में आ गया, अपनी फेयर कॉपी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही हो गया ना, जैसा मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आंसर उतारा है, सेम डिटो ऐसा के ऐसा ही। समझ में आ गया, आपको भी अपनी फेयर कॉपी में इस प्रश्न का जो है आंसर उतार लेना है। उतार लो एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझ में आ गया, और देख लिया करो कि आंसर क्या लिखा हुआ है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए आप ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर को कवर कीजिए। उतारो बेटा, यहां तक उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ ना, अगला प्रश्न आपके बीच में लेके आ रहा हूँ ना बेटा, उतारो। देखना बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला प्रश्न हमारा आ जाए बेटा,
कि पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रश्न बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। और पहाड़ी क्षेत्रों में हमें बेटा काई की रोकथाम करनी है, मृदा अपरदन की, समझ में आ गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कौन से क्षेत्रों में? विशेष तैयार करना बेटा, कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, समझ में आ गया। तो यहाँ मैं आपको अगला प्रश्न लिखाने जा रहा हूँ, सभी नोट करना बेटा। अगला प्रश्न लिखना बेटा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, समझ में आ गया, काई की रोकथाम के लिए, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठानी चाहिए? प्रश्न बना देना बेटा आप भी, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम, मृदा अपरदन की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाने चाहिए या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? प्रश्न को उतार लीजिए बेटा एक बार आप, है ना। आंसर मैं बता दूंगा, बहुत ही इजी आंसर है इसका, आप प्रश्न उतार लो एक बार पहले, है ना। प्रश्न आप सबके बीच में है बेटा। ये प्रश्न सीधा सीधा क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपरदन को रोकने के लिए जो है क्या क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो मृदा अपरदन को हमें रोकना है और पहाड़ी भागों में, समझ में आ गया। देखना बेटा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आंसर भले लिख दो आप, है ना। उपाय क्या निकालने हैं? उपाय। और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को हमें क्या करना है? कम करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। अपरदन अपने आप में कैसी क्रिया होती है? गतिशील क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि बहती हुई वायु और बहता हुआ जल, अपरदन के दो ऐसे साधन हैं जो याद रखना बेटा, समझ में आ गया। कौन सी मृदा को? स्थानीय मृदा को अपने मूल स्थान से किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं, समझ में आ गया। देखना बेटा, तो मृदा अपरदन की अगर मैं आपको नॉर्मली, मैंने आपको पहले भी बता दिया हालांकि, है ना। अगर जैसे मैं यहाँ यूं कहूँ कि मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है ना, ऐसे भाई मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। मिट्टी के या मृदा के बहाव और कटाव, मृदा के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर भले ही आप लिखना चाहो तो आप अलग से, है ना, लिख सकते हो कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। हालांकि मैंने आपको बता रखा है, समझ में आ गया। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है याद रखना बेटा कि बहते हुए जल एवं बहती हुई वायु के द्वारा, बहते हुए जल एवं बहती हुई वायु के द्वारा, ठीक है, यहां तक आ गए। तो बहता हुआ जल और बहती हुई वायु के द्वारा, समझ में आ गया। मृदा के बहाव एवं कटाव, मृदा के बहाव एवं कटाव की प्रक्रिया को ही लिख देना बेटा क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं, जो कि मृदा की सबसे बड़ी अपने आप में क्या मानी जाती है? एक समस्या मानी जाती है ना। तो क्या लिख दिया? मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। यहाँ तक उतार लीजिए आप, है ना बेटा, उतारो यहाँ तक। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या हो गया कि बहते हुए जल एवं बहती हुई वायु के द्वारा, समझ में आ गया। बहते हुए जल एवं बहती हुई वायु के द्वारा, आगे देखना बेटा, मृदा के कटाव एवं इकाई की स्थिति को, बहाव की स्थिति को ही रखना क्या कहा जाता है? सीधा सीधा निकाल देना बेटा, इसे ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हमें निकालना है कि मृदा अपरदन को हमें रोकना है, समझ में आ गया। और मृदा अपरदन को हमें रोकना है, जिसकी रोकथाम के लिए हम पहला कदम क्या उठाएंगे, समझ में आ गया। सीधा सीधा बता देता हूं मैं आपको, है ना, कि पहाड़ी भागों में, समझ में आ गया, जो पहाड़ी भागों पर याद रखना बेटा, जो कौन सी भूमि पाई जाती है? ढालू भूमि पाई जाती है। इस ढालू भूमि पर हमें हल चलाना है, समझ में आ गया। और हल कैसे चलाना है? समोच्च रेखाओं के समानांतर, समझ में आ गया। समोच्च रेखाओं के समानांतर, समझ में आ गया, ताकि मृदा अपरदन को क्या किया जा सके? कम किया जा सके, समझ में आ गया। तो पहला जो आपको यहां से, है ना बेटा, उपाय लिखना है, वो क्या लिखना है कि लिख देना बेटा, ढाल वाली भूमि पर, समझ में आ गया। कौन सी वाली भूमि पर? ढाल वाली भूमि पर। मैं लिख रहा हूं आपको, है ना, ढाल वाली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर लिख देना बेटा, समोच्च रेखाओं के समानांतर, समोच्च रेखाओं के समानांतर, है ना।
तो समोच्च रेखाओं के समानांतर जो है, देखना बेटा क्या करना चाहिए, देखिए ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर क्या की जानी चाहिए, जुताई की जानी चाहिए। समझ में आ गया, लिख देना, आप भी आ गया ना, जुताई की जानी चाहिए, पहला उपाय। तो समोच्च रेखाओं के समानांतर जो है बराबर क्या की जानी चाहिए, जुताई की जानी चाहिए। ये जो है आपका पहला उपाय बन जाता है ना। और समोच्च जुताई किसे कहते हैं, यहाँ कभी कभी नॉर्मली मैं आपको यहाँ बताता हूँ ना कि एक प्रश्न और बन जाता है कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। तो समोच्च जुताई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कौन सी जुताई, समोच्च जुताई का मतलब क्या होता है, याद रखना बेटा कि जो पहाड़ी आपके ढाल होते हैं, है ना, ये ढाल होते हैं, है ना, जो पहाड़ी भागों में जो आपके ढाल वाले भाग पाए जाते हैं ना, इन ढाल वाले भागों पर, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढाल वाले भाग होते हैं, इन ढालू भूमि पर या ढाल वाले भागों में, समझ में आ गया, कौन सी रेखाओं के समानांतर, याद रखना समोच्च जुताई किसे कहते हैं, है ना। कौन सा प्रश्न बनाया था मैंने आपको कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं ना, तो विशेषकर पहाड़ी वाले भागों में, समझ में आ गया, जो पहाड़ी वाले भागों में मैंने आपको क्या निकाला बेटा, जो आपकी याद रखना बेटा जो ढाल वाले भाग होते हैं या ढालू भूमि जो होती है, इस ढालू भूमि पर, समझ में आ गया, कौन सी रेखाओं के समानांतर, समोच्च रेखाओं के समानांतर, समझ में आ गया। हल चलाने की जो प्रक्रिया होती है या हल चलाने को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, समोच्च जुताई कहा जाता है। समझ में आ गया। तो पहला उपाय है ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें मृदा अपरदन को क्या करना है, रोकना है, और रोकने के लिए जो बेटा पहला उपाय है, समझ में आ गया। तो रोकने के लिए पहला उपाय बराबर सीधा सीधा है, मैंने निकाल दिया बेटा आपका कि पहाड़ों क्या रखना बेटा, ढाल वाली भूमि पर या ढालू भूमि वाले भागों में, समझ में आ गया। तो ढाल वाली भूमि, समझ में आ गया, ढाल वाली भूमि पर, ठीक है, या पर या में कैसे भी लगा देना है ना। तो ढाल वाली भूमि पर या में रखना बेटा कौन सी रेखाओं के समानांतर, समोच्च रेखाओं के समानांतर आगे निकाल देना बेटा क्या की जानी चाहिए, जुताई जो है की जानी चाहिए। यहां तक जो है आपके प्रश्न का आंसर आपको यहां क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। दूसरा देखना कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं ना, वही दोबारा से कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रखना बेटा क्या बना करके, सीढ़ियां बना करके, है ना, चौड़ी चौड़ी क्या बना करके, सीढ़ियां बना करके, समझ में आ गया। जो ढाल होते हैं ढालों को काट काट के, है ना, क्या बना ली जाती हैं, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बना ली जाती हैं, समझ में आ गया। जिसे कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती, क्या कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती। उसका मतलब जो पहाड़ी भाग हैं और पहाड़ी भागों की जो ढाल वाली भूमि है, समझ में आ गया, इस ढाल वाली भूमि पर याद रखना बेटा हमें कौन सी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती को या सीढ़ीनुमा कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट जो है बेटा आप लिखना कि पहाड़ी क्षेत्रों, है ना बेटा, अगला पॉइंट बना देना, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में याद रखना बेटा कौन से खेत बना करके, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से खेत बनाकर, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, है ना, क्या करना चाहिए, कृषि जो है याद रखना बेटा कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, कहीं तो बेटा कृषि की जानी चाहिए। ये पॉइंट जो है अगला उपाय बन जाता है, कृषि की जानी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, बता लेना बेटा ना। तो अगला उपाय बराबर क्या हो गया, 3 उपाय निकालने हमें, कम से कम कितने निकालने हैं, 3 उपाय। मैं लिख भी देता हूं आपको ना, कितने उपाय निकालने हैं, 3 उपाय, समझ में आ गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के लिए अगला कदम हमारा क्या हो गया बेटा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, कैसे खेत बनाकर, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, है ना, क्या बना करके, सीढ़ीनुमा खेत बना करके क्या करनी चाहिए, कृषि की जानी चाहिए। यहां तक जो है उतारी बेटा। और एक तीसरा उपाय और है जिसको भी मैं आपको यहां निकाल के ला रहा हूं, है ना बेटा, कि पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की, है ना, निकाल देता हूं, मैं लिख ही देता हूं आपको ना, आप भी उतार लेना कि पहाड़ी ढालों पर, कौन से ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की, किसकी भाई, वृक्षों की क्या लगानी चाहिए, रक्षक मेखलाएं लगानी चाहिए, समझ में आ गया। तो अगला उतारने बेटा क्या बनेगा कि पहाड़ी ढालों पर, ठीक है, वृक्षों की, ठीक है, रक्षक मेखलाओं का विकास किया जाना चाहिए। तो अगला पॉइंट बना देना बेटा कि कौन से ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की रक्षक मेखला का विकास किया जाना चाहिए, रक्षक मेखला का विकास किया जाना चाहिए। एक बार यहां तक का जो है बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर को उतार लीजिए एक बार में पुनः, और आपको इस प्रश्न का आंसर जो है इसको मैं और समझा दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर को जो है बेटा अपना क्लियर कर लीजिए, है ना, मैं समझा दूंगा आपको कि इसका आंसर और कैसे कैसे हमें निकालना होगा ना बेटा। देखिए बेटा,
तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा के अपरदन को हमें रोकना है, और मृदा के अपरदन को रोकने के लिए, समझ में आ गया, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए याद रखना बेटा हम 3 उपाय कौन कौन से निकाल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। समझ में आ गया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न का आंसर बहुत ईजी है। समझ में आ गया। पहला है ना, मैंने आपको बताया था समोच्च जुताई के बारे में। समझ में आ गया। तो उपाय में पहला उपाय क्या आएगा बेटा, है ना, कि पहाड़ी भागों में अगर हमें, है ना, मृदा अपरदन की समस्या को रोकना है, या मृदा अपरदन में हमें क्या करना है, रोकथाम लाना है, तो मृदा अपरदन की समस्या को सीधा सीधा, है ना, कि याद रखना बेटा पहाड़ों के, है ना, पहाड़ों के याद रखना बेटा कौन से वाले भागों में, ढालू वाले भागों में। समझ में आ गया। तो पहाड़ों के याद रखना बेटा ढालू, जो ढाल वाली भूमि होती है, समझ में आ गया, ढाल वाली जो भूमि होती है, ढालू भूमि, समझ में आ गया, इस ढालू भूमि में, समझ में आ गया, हाँ, तो हमें याद रखना बेटा कौन सी रेखाओं के समानांतर, समझ में आ गया, समोच्च रेखाओं के समानांतर क्या करना चाहिए, हल चलाना चाहिए, या कहें तो बेटा समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लिखा हुआ है ना, कि समोच्च रेखाओं के समानांतर क्या करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए, जिसको मैंने आपको यहां बताया था बेटा क्या कहा जाता है, इसको समोच्च जुताई कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब पहाड़ी ढालों में याद रखना बेटा मृदा अपरदन को रोकना है, तो पहला उपाय बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा निकाल देना बेटा कि पहाड़ी जो पहाड़ों के जो ढाल वाले भाग हैं या ढालू भूमि वाले भाग हैं, वहां समझ में आ गया समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करनी चाहिए, जिसे याद रखना बेटा समोच्च जुताई कहा जाता है। उपाय नंबर पहला। दूसरा उपाय देखना बेटा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, हमें दोबारा से फिर काय को रोकना है, मृदा अपरदन की समस्या को रोकना है। समझ में आ गया। और मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के लिए याद रखना बेटा पहाड़ी भागों में, या पहाड़ी भागों के विशेषता ढाल वाले भागों में, समझ में आ गया, हमें कैसे खेत बना करके, सीढ़ियों में खेत बना करके, है ना, काय को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि मृदा अपरदन की जो समस्या है इसे क्या किया जा सके, रोका जा सके। आंसर क्लियर, बोलो। दूसरा उपाय क्लियर, ठीक है बेटा। तीसरा उपाय निकालते हैं। तीसरा उपाय अपने आप में इजी है बेटा ना, कि वृक्षों की रक्षक मेखला का मतलब ये होता है कि वृक्षों की लगातार हमें क्या लगानी चाहिए, कतारें लगानी चाहिए। समझ में आ गया। वो भी कौन से वाले भागों में, वहीं समझ में आ गया कहां पे, कि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं इनके जो ढाल वाले भाग हैं या ढालू भूमि वाले जो भाग हैं, इन ढालू भूमि वाले भागों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें याद रखना बेटा वृक्ष लगानी चाहिए, और वो भी कैसी मेखला में, रक्षक मेखला में, एक पंक्तिबद्ध होनी चाहिए, कतारबद्ध होनी चाहिए, ताकि समझ में आ गया मृदा को अपरदन से क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो तीसरा उपाय देखना बेटा क्या है ना, तीसरा उपाय सीधा सीधा है कि पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की याद रखना बेटा कैसी मेखला, रक्षक मेखला का क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। बोलो आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक जो है बेटा एक बार आप उतार लीजिए, इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना। तो देखना बेटा उतार लो यहां तक। मैं यहां भले ही आपको अगला प्रश्न यहां लिख देता हूं ना, लिखना बेटा जेम्स फिशर, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन आपको मैं ना, जेम्स फिशर जेम्स फिशर विचारक हैं। ये कौन है बेटा, जेम्स फिशर विचारक हैं, है ना। तो जेम्स फिशर के अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। किसके अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार, ठीक है ना। तो जेम्स फिशर ने संसाधन की हमें क्या निकाली है, यहां परिभाषा निकालनी है। किसके अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। प्रश्न उतार लीजिए आप एक बार, है ना। तो जेम्स फिशर ने अपने शब्दों में संसाधन को परिभाषित करते हुए क्या क्या है ना बेटा, कि कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं, कोई भी संसाधन, ठीक है, जेम्स फिशर के अनुसार काय की परिभाषा, संसाधन की परिभाषा निकालनी है ना। तो जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन का मतलब क्या है, कि कोई भी संसाधन, समझ में आ गया, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं और मानव की इच्छाओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है, वही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो हमें जेम्स फिशर के शब्दों में याद रखना बेटा काय की परिभाषा निकालनी है, संसाधन की परिभाषा निकालनी है। तो लिखिएगा बेटा कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की, है ना, लिख देना बेटा आंसर, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं, कोई भी संसाधन जो किनकी बेटा, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की, मानवीय आवश्यकताओं एवं किनकी भाई, मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता हो, ठीक है, पूर्ति करता हो, लिख देना बेटा क्या कहलाता है, पूर्ति करता हो, लिख देना बेटा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन
कहलाता है। उतार लो बेटा यहाँ तक, है ना। तो इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न क्या था हमारा, इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न ये था ऊपर, है ना, कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को हमें रोकना है और रोकने के लिए हमारे पास में बराबर कितने उपाय निकालने हैं, 3 उपाय, है ना। 3 उपाय निकाल दिए। तीनों पॉइंटों को अगर इजी भाषा में बोलूं, शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं, उस भाषा में बोलूं तो बन जाता है समोक्ष जुताई या समोक्ष रेखीय जुताई, समझ गए होंगे आप, है ना। दूसरा बोलूं तो बन जाता है सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है। और तीसरा निकालूं तो बन जाता है रक्षक मेखलाएं। क्या बन जाता है, रक्षक मेखलाएं। 3 उपाय हैं सीधे सीधे, बोलो कोई दिक्कत बेटा, है ना। उसके जस्ट बाद जो हमने अगला प्रश्न उठाया हुआ है ना, अगला प्रश्न हमारा ये है बेटा, किसके अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। और इसकी भी परिभाषा आपको लिख देनी है कि कोई भी संसाधन, समझ में आ गया, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की, मेन आंसर ये है ना। तो कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं किसकी, भाई इच्छाओं की, है ना बेटा, क्या करता हो, पूर्ति करता हो, याद रखना बेटा, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। बोलो यहां तक आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिए बेटा, ये प्रश्न यहां तक नोट करने के बाद में मैं प्रश्नों को आगे बढ़ा रहा हूं। आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा कि अपनी जो फेयर कॉपी है, अपनी जो मेन नोटबुक है, उस नोटबुक में जैसे आपने ऑलरेडी पहले से होमवर्क चला हुआ है ना, एसएस का होमवर्क हमारा चल रहा है ना, तो उसी नोटबुक में, ठीक है, अपने प्रश्नों को जहां से मैंने आपको यहां से आगे बढ़ाया वीडियो से, है ना, इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने आपको यहाँ अटेम्प्ट किए हैं, समझ में आ गया, इन प्रश्नों को भी आप समझ में आ गया क्रमबद्ध तरीके से अपनी जो नोटबुक है बेटा उसके अंदर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए बेटा, मैं देखूंगा अगर मान लो मैं कहीं बाय द वे फील्ड में आ गया, है ना, और आपके घर पहुंच जाता हूं बाय द वे, तो मैं देखूंगा कि आप बाकायदा जो यहां से वीडियो आपके लिए जारी की जा रही है 10th क्लास के लिए, होमवर्क को आपने आगे बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। क्लियर हो गया प्रश्न, है ना। इसके जस्ट बाद जो हम अगला प्रश्न उठा रहे हैं वो प्रश्न ये है कि जैसे यहां विचारक आए थे जेम्स फिशर, समझ में आ गया, ऐसे ही अगला विचारक मैं यहां आपको उठा रहा हूं ना। यहां भी देखना बेटा, अगला विचारक है, इसका नाम है जिम्मरमैन। क्या है, जिम्मरमैन। नाम थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारते हुए थोड़ा सा जूम कर लेना हल्का सा ना, दिख जाएगा आपको मैंने क्या लिखा हुआ है, जिम्मरमैन, ठीक है। कि जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को फिर दोबारा से हमें क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। अच्छा साहब, जिम्मरमैन के अनुसार, किसके अनुसार, जिम्मरमैन के अनुसार, और यहां भी दोबारा से हमें वही निकालना है, संसाधन को क्या करना है, परिभाषित करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं चौंकना है, समझ में आ गया। संसाधन का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया, संसाधन का मतलब वही होता है बेटा कि भी जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं, है ना। जैविक और अजैविक, जैसा कि ये मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल के तौर पे क्लास में, है ना, चौक लगा हुआ है, अजैविक संसाधन है। कैसा है, अजैविक संसाधन है, लेकिन बताओ ये मेरी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, समझ में आ गया। इसलिए क्या कहलाएगा, अजैविक संसाधन, ठीक है। मैं स्वयं प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, समझ में आ गया, बराबर कहां जाते हैं बेटा, जैविक संसाधनों के उदाहरणों में चले जाते हैं। बोलो आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सामने जो आप ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हैं, समझ में आ गया, कैसा कहलाएगा, अजैविक संसाधन। यहां बताओ मैं इसी के माध्यम से आपको अध्यापन कार्य करा पा रहा हूं, तो ये भी बताओ, यहाँ ये जो है बेटा ब्लैक बोर्ड जो है आप देख रहे हैं, समझ में आ गया, बताओ ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, समझ में आ गया। तो क्या कहलाएगा, अजैविक संसाधन, समझ में आ गया। तो अजैविक संसाधन का मतलब जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, जीव चेतना नहीं पाई जाती है, श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, कहूं तो बेटा अगतिशील होते हैं, समझ में आ गया, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जबकि बात करूं जैविक संसाधन की तो उसका उल्टा कर देना, है ना। तो जैविक संसाधन कौन से होते हैं कि जिनमें जीव चेतना पाई जाती है, जो कहें तो बेटा श्वसन क्रिया करते हैं, या कहूं तो बेटा जो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, क्या कहलाते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं, समझ में आ गया। जैसे स्वयं मनुष्य, प्राकृतिक वनस्पति और जितने भी प्रकार के रखना बेटा छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़ा क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। ये सब किसके उदाहरण में चले जाते हैं, बोलो याद रखना, जैविक संसाधनों के उदाहरणों में चले जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये देखना बेटा कि जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को परिभाषित कीजिए। यहां एक सीधा सा मैंने आपके लिए प्रश्न बना दिया बेटा, है ना। अब जिम्मरमैन क्या कहते हैं कि सीधी सी परिभाषा है इनकी, रखना बेटा पर्यावरण की, मैं लिख रहा हूं आपको आंसर, है ना, कि पर्यावरण की निष्कर्ष वही निकलेगा क्या, कहीं ना कहीं
मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। मेरी बात समझना, समझ में आ गया? क्योंकि तभी जाकर के क्या कहलाते हैं बेटा, ये संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तभी जाकर के ये क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो परिभाषा को एक बार लिखना और लिख करके पढ़ना, एक बार दिमाग में बैठाने का प्रयास करना कि वाकई वहीं कहीं ना कहीं वही बात दोबारा आई कि नहीं आई कि मानव की आवश्यकताओं की या तो पूर्ति करते हैं या पूर्ति कर सकते हैं। समझ में आ गया? संसाधन कहलाते हैं। तो देखना बेटा पर्यावरण की वे विशेषताएं, लिखना बेटा आगे कि पर्यावरण की वे क्या हुई, विशेषताएं जो कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, ठीक है ना, पर्यावरण की लिख देना बेटा वे विशेषताएं, पर्यावरण की वे विशेषताएं जो कि मानवीय आवश्यकताओं की, किनकी भाई, मानवीय आवश्यकताओं की, पर्यावरण की वे विशेषताएं जो कि मानवीय आवश्यकताओं की, याद रखना मैंने आपको पहले कहा था क्या करने में, पूर्ति करने में, क्या करने में, पूर्ति करने में, है ना। और पूर्ति करने में क्या मानी जाती है, सक्षम मानी जाती हैं। पूर्ति करने में निकाल देना बेटा आगे, क्या मानी जाती हैं, सक्षम मानी जाती हैं, सक्षम मानी जाती हैं। लिख देना बेटा क्या कहलाते हैं, लास्ट में लिख देना क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो याद रखना किसी भी विचारक की हम जो परिभाषा लिखते हैं, समझ में आ गया, किसी भी विचारक की जो हम क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो जिसके अनुसार भी हम लिख रहे हैं उसको परिभाषा को काय के अंदर लिखना होता है आपको, स्टार्टिंग से एंड तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। समझ में आ गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखना बेटा, तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को हमें परिभाषित करना है, तो यहां से पर्यावरण की वे विशेषताएं, यहीं से मैंने कर दिया आपको, है ना। तो पर्यावरण की वे विशेषताएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, है ना, ये आगे यहाँ पे आंसर आ गया ना। तो काय की पूर्ति करने में, मानवीय आवश्यकताओं की क्या करने में बेटा, पूर्ति करने में क्या मानी जाती है, सक्षम मानी जाती हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यहां तक उतार लीजिए। तो देखो बेटा आ गया ना कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, उसी पर्यावरण में पर्यावरण की वे क्या विशेषताएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या मानी जाती हो बेटा, सक्षम मानी जाती हो। लिख देना बेटा क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। तो यहाँ दो परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, दोनों को ही वेरी मोस्ट कर देना। समझ में आ गया? एक तो है बेटा काय के अनुसार, एक तो है बेटा जेम्स फिशर के अनुसार, जो कि ये रही नीचे आ गई, नीचे वाली जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसकी भी सीधी सीधी परिभाषा है बेटा, क्या है कि कोई भी संसाधन, समझ में आ गया, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं, कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं और किनकी इच्छाओं की क्या करता हो, पूर्ति करता हो, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इसी क्रम में आगे आपको प्रश्न बनाना है कि किसके अनुसार, जिम्मरमैन के अनुसार, है ना। तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा निकालनी हमें, है ना। तो जिम्मरमैन के अनुसार पर्यावरण की विशेषताएं निकालना बेटा, या कहें तो बेटा संसाधन की क्या निकालना, विशेषताएं निकालना। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की क्या परिभाषा दी गई है, अपने ही शब्दों में फिर दोबारा निकाल दीजिए बेटा, है ना, कि पर्यावरण की, है ना, हमारे आसपास जो पर्यावरण हमें दृष्टिगोचर होता है ना, तो पर्यावरण में पाई जाने वाली वे क्या बेटा विशेषताएं, समझ में आ गया, जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या कर सकती हैं, पूर्ति कर सकती हैं, या पूर्ति करने में क्या मानी जाती हैं, सक्षम मानी जाती हैं। तो निकाल देना बेटा क्या कहलाती हैं, निकाल देना क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। बोलो बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा संसाधन नियोजन, ऐड कर लेने आता है ना, संसाधन नियोजन। अगला प्रश्न है, मैं पहले कह दे रहा हूं आपको ना, संसाधन नियोजन से आपका, संसाधन नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है, संसाधन नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न बना लो एक बार। देखिए बेटा, संसाधन नियोजन का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो हमें यहां याद रखना बेटा, नियोजन शब्द का मतलब समझना होगा, है ना। तो नियोजन शब्द का मतलब क्या होता है याद रखना बेटा, कि मैं यहां आपको एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा, कि वर्तमान संसाधनों का, किनका भाई, वर्तमान संसाधनों का, है ना, क्या करते हुए, याद रखना बेटा, क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, है ना। तो वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए। ये शब्द देखने के बाद, है ना, कि हमें सबसे पहले संसाधन नियोजन तो निकल जाएगा, लेकिन संसाधन के बाद में जो शब्द जुड़ा हुआ है नियोजन, इसका मतलब क्या होता है वो निकाल देना। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए,
सर्वेक्षण करते हुए, समझ में आ गया, भविष्य में उनकी याद रखना बेटा, इकाई को ध्यान में रखते हुए, उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए, समझ में आ गया। तो वर्तमान में संसाधनों का क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, समझ में आ गया, आने वाली भावी पीढ़ी में उनकी इकाई को ध्यान में रखते हुए बेटा, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समझ में आ गया। तो किसके द्वारा, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, किसके द्वारा, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो कौन सी पीढ़ी के द्वारा बेटा, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा। यहां निकाल देता हूं ना, दो पीढ़ियों की बात आती है, एक तो आती है वर्तमान पीढ़ी, कौन सी आती है बेटा, वर्तमान पीढ़ी, और एक आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी बनेगी उसे कहेंगे अपन भावी पीढ़ी। क्या कहेंगे, भावी पीढ़ी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, समझ में आ गया, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात क्या निकालेंगे, अर्थात वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, समझ में आ गया, अर्थात वर्तमान पीढ़ी के द्वारा आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, या कहूं तो बेटा भावी पीढ़ी की किनको पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समझ में आ गया। जितने भी संसाधन जो अपनी कैसी मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, इनका याद रखना बेटा कैसे ढंग से, इनका मैं लिख रहा हूं आपको यहां भैया, इनका सर्वोत्तम ढंग से, समझ में आ गया, या कहूं तो बेटा इनका कैसा उपयोग करना चाहिए, इनका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना, इनका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना, या इनका याद रखना बेटा कैसा उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना, न्यायपूर्ण उपयोग करना, तर्कपूर्ण उपयोग करना, समझ में आ गया, अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में इनका उपयोग नहीं करना, समझ में आ गया, इनका सीमित मात्रा में क्या करना, उपयोग करना, इनका विनाश रहित क्या करना, उपयोग करना, इनका तर्क संगत क्या करना, उपयोग करना, इनका मितव्ययी ढंग से क्या करना, उपयोग करना ही याद रखना नियोजन, या कहूं तो बेटा साथ में आप जोड़ सकते हैं, क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो है बेटा, जो संसाधन नियोजन मैंने आपको प्रश्न लिखाया हुआ है, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको आगे आने वाली अगली वीडियो में, समझ में आ गया, आपके लिए मैं इस प्रश्न का आंसर क्लियर करूंगा। वैसा मैंने को चलते चलते समझा दिया है ना। याद रखना बेटा, जो होमवर्क आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से अब चलाया जा रहा है, इसको अपनी फेयर कॉपी में, है ना, उतारते रहना और पीछे से इनको रिवाइज भी करते रहना। ठीक है ना बेटा, टेक केयर।